गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? लास्ट वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताना। काफ़ी दिनों बाद मैंने वीडियो अपलोड किया था। रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो डायरेक्टली हम लोग टॉपिक पे आते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बोल दो या फिर टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल बोल दो, जहाँ पे हम लोग कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे। उससे पहले तक हमने जितने भी फॉर्मूलाज वगैरह फाइंड करे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के, दैट वाज जब हमारा जो चार्ज होता है ना, हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सेंटर्ड मान लेते, वहाँ पे हमको कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखने को मिलता था। तो हमारे लिए फॉर्मूला बनाना बहुत ईजी हो गया था, डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया था KQ/R², बिकॉज जो चार्ज Q है दैट इज सेंटर्ड एट एनी पॉइंट। ओके, लेकिन जो लास्ट वीडियो करा उसमें हमने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी, जहाँ पे हमारा चार्ज किसी एक पॉइंट पे सेंटर्ड नहीं होके डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके लिए हमारे पास क्या डिफरेंट केसेस हो सकते थे, वो कुछ केसेस इंपॉर्टेंट केसेस जो थे हमने स्टडी करे। कुछ न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी हमने उनको पढ़ा है, तो देख लेना अगर आपको कोई न्यूमेरिकल मिलता है कि नहीं ये थोड़ा सा डिफरेंट साइड पे जा रहा है तो आप मुझे बताना। अदरवाइज हमने अच्छे से करा है उसको, तो आप अच्छे से उस वीडियो को देखना, आपको समझ में आ जाएगा। आज नेक्स्ट हम लोग दो छोटे छोटे से टॉपिक, छोटे छोटे से बोल सकते हैं हम लोग, डेरिवेशन है, एक इंडिविजुअल टॉपिक है बट डेरिवेशन ही है उसके अंदर, वो लेंगे। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो जो दो छोटे टॉपिक्स हैं उनमें सबसे पहला टॉपिक है जहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ चार्ज्ड रिंग। बेसिकली हमारे पास एक चार्ज रिंग है, ठीक है, दिस इज चार्ज्ड, कंटिन्यूसली चार्ज्ड है। हमने कहीं एक पॉइंट पे ऐसा नहीं मान लिया कि बस सेंटर पे या फिर इस पॉइंट पे हमारा चार्ज सेंटर्ड है, नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, पूरे के पूरे रिंग के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर। इसके सेंटर में कुछ नहीं होगा, रिंग है, ठीक है ना, डिस्क नहीं है, रिंग है, तो इसके सरफेस पे हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसकी एक्सिस, ये जो रिंग है ना आपको ऐसे दिख रही है, पर एक्चुअल में हम लोग उसको इमेजिन करेंगे रिंग हमारी ऐसी है, ठीक है ना, दिस इज नॉट पैरेलल टू द बोर्ड, पैरेलल नहीं है बोर्ड के, ये ऐसे रिंग है इस टाइप से, ठीक है। अब इसकी एक्सिस मतलब सेंटर से पास होती हुई परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, ये ऐसे रिंग है हमारी, इसके सेंटर से ऐसे, इस एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना ना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, लेकिन इसकी एक्सिस पे होना चाहिए वो पॉइंट, ठीक है। तो वहाँ पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो उसका क्या फॉर्मूला बनता है, that is a question that can be that can be a question and that can be a different topic, okay। दोनों में से आप जो भी इसको समझो वो हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहली सिचुएशन में क्लियर करती हूँ, द रिंग इज लाइक दिस, नॉट दिस, ठीक है। हम लोग बोर्ड पे उसको ड्रॉ नहीं कर सकते अच्छे से, तो वो ऐसे ही दिखेगी, बट दिस इज लाइक दिस, परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड, ऐसे है वो, और इसके एक्सिस से जाती हुई किसी भी लाइन पे, इस एक्सिस पे कहीं पे भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, बेसिकली ये हमारी लाइन हो गई। अब यहाँ पे किसी पॉइंट पे हमें, लेट्स से हमने यहाँ तक खींचा इसको, तो यहीं पे ले लेते, कोई पॉइंट P है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कैसे करेंगे? अगेन कॉन्सेप्ट इज सेम। ये डिस्टेंस ले लो कि x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, ठीक है, दिस इज द सेंटर O एंड दिस इज द रेडियस R ऑफ दिस रिंग। अब अगेन जो चार्ज है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमें एलिमेंट्स के फॉर्म में इसको स्टडी करना पड़ेगा। तो लेट्स से वी हैव अ स्मॉल लाइक दिस चार्ज एलिमेंट, टोटल चार्जेस लेट्स से कैपिटल Q, और हमने एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट ले लिया DQ और DX लेंथ का, ठीक है ना, मतलब ये थोड़ा इसमें DQ इसका चार्ज एलिमेंट हो गया, DX इज द लेंथ एलिमेंट ऑफ दिस रिंग, ओके। यहाँ से हमें इस पॉइंट पे, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दैट विल बी DE, बिकॉज हम लोग एलिमेंट की बात कर ले, ये डिस्टेंस ले लेते हैं R, ओके। सो केस आई थिंक जो सिचुएशन है अभी तक आपको समझ में आ जानी चाहिए। हम लोग इसको R को ऐसे लिखते तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, लाइक दिस इज R, ठीक है ना। तो R इसकी रेडियस है, स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एलिमेंट टू द पॉइंट एंड x इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड टू द पॉइंट। तो ये सिचुएशन है। अगेन अब देखो यहाँ पे आप
दिस इज एंगल थीटा। और जैसे ही हमें कोई एलिमेंट स्पेसिफिकली हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें थीटा एंगल पे मिल रहा है तो ऑब्वियसली हमें कंपोनेंट्स कंसीडर करने पड़ेंगे। तो ये कंपोनेंट हो जाएगा डी ई कॉस थीटा एंड इधर हमको मिल जाएगा डी ई साइन थीटा। अब अगेन यहाँ पे आ जाती है सिमेट्री की बात की, अगर इसका मिरर इमेज यहाँ पे हम लोग ले कोई एलिमेंट हो सकता है ना, पूरी की पूरी रिंग है, इसके जस्ट ऑपोजिट मिरर इमेज जिसको बोलते हैं वो हमने ले लिया, तो इसकी वजह से जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ना ऐसे, तो उसके दो कॉम्पोनेंट बनेंगे, एक कॉम्पोनेंट बने एक ऐसा और एक ऐसा। तो इसका मतलब इसके मिरर इमेज से डी ई साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट कैंसिल हो जाएगा। आप कहीं पे भी ले लो, एक यहाँ पे ले लो, एक यहाँ पे ले लो, या एक यहाँ पे ले लो, एक यहाँ पे ले लो, सारे ही केसेस में जो डी ई साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट है ना वो कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हम इसको कंसिडर नहीं करते। और ये वाला कॉम्पोनेंट सॉरी यहाँ पे तो लिख लो आप, लेकिन ये वाला कंपोनेंट हम लोग नहीं लेते। हम लोग कौन सा कंपोनेंट कंसीडर करेंगे, सिर्फ डी ई कॉस थीटा। ओके, तो नाउ सी, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, जो डी ई है ना उसका फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है, लेकिन के इज कॉन्स्टेंट, यहाँ पे एलिमेंट क्या है डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ऊपर स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास ये। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना ई, वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, बिकॉज हमारे पास सिर्फ डी नहीं है, डी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, तो ये हो जाएगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। अब आगे क्या करें, अब आगे हम लोग ये कर सकते हैं, देखो यहाँ पे अब हमको जब इंटीग्रेशन की बात करते हैं ना तो वहाँ पे लिमिट की बात आ जाती है, लिमिट की बात आ जाती है, तो लिमिट हम उसकी लगाते हैं जो चीज़ वेरी हो रही है, ठीक है, जिसको सम अप करने पर हमको हमारी कैलकुलेशन मिल रही है। नॉर्मली अभी तक जो पहले वाले केसेस पढ़े थे उसमें थीटा हमारा वेरी करता था, लेकिन क्या यहाँ पे थीटा वेरी करेगा, देखो अगर आप इस डायग्राम को देखते हो ना, दिस इज आर एंगल थीटा, यही होगा ना थीटा एंगल, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो क्या होगा, मैंने आपको बोला था अगर आप ऐसे कंसीडर करोगे तो अलग अलग पॉइंट्स पे आपको अलग अलग थीटा दिखेगा, लेकिन हम उसको ऐसे देख रहे हैं। जब आप ऐसे देखोगे, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो चाहे आप ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, कैसे भी जाओ, ये थीटा हमेशा सेम रहेगा। आप इसको ऐसे ले सकते हो कॉनिकल फॉर्म में, देखो कि ये हमारी रिंग है, ये इसका आपने इसको हॉरिजॉन्टली किसी सरफेस पे रख दिया, ठीक है, दिस इज आर रिंग, सेम रिंग की बात कर रही हो, चार्ज रिंग, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, ये इसके एक्सिस पे टीडा बन गया, ये इसका एक्सिस हम जो पॉइंट पी ना यहाँ बात कर रहे हैं। अब हम लोग इसी एंगल थीटा की तो बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब आप देखो, अब ये पॉइंट चाहे यहाँ हो, चाहे ये पॉइंट यहाँ हो, ऐसे हो, ये थीटा हमेशा सेम रहेगा, ऐसे है। और ऊपर हम लोग पॉइंट की बात करें तो सब जगह पे, क्योंकि ये रिंग है तो सब सरफेस पे ये सेम, सब पॉइंट पे सेम ही एंगल देगी। तो यहाँ पे जो थीटा है ना वो कांस्टेंट होगा। तो थीटा वेरी नहीं हो रहा है तो हम लोग कॉस थीटा को बाहर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा के, और आर भी कांस्टेंट है बिकॉज ये क्या है, एक रिंग है, रिंग है, कहीं से भी जाओ इसकी जो रेडियस है वो सेम रहने वाली है। ऐसे आप ऐसे आओ, ऐसे आओ, ऐसे आओ, सेम पॉइंट पे आएंगे तो स्मॉल आर डिस्टेंस भी कांस्टेंट है। आप इस रिंग को एक बार ऐसे इमेजिन करके देखना, आपको ये सिचुएशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और आप ऐसा, ये जो मैंने कॉनिकल फॉर्म में बताया ना, आप ऐसे भी देख सकते हो। तो अब आप देखो, इस पॉइंट से आप रिंग के किसी भी पॉइंट पे जाओगे ना, ऐसे ऐसे सब जगह जो आर है वो सेम ही रहने वाला है, स्मॉल आर भी सेम है और एंगल थीटा भी सेम ही रहेगा। तो कांस्टेंट है, तो बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर कॉस थीटा। और जब आप डी क्यू का इंटीग्रेशन करोगे तो हमें पता है टोटल चार्ज क्या क्यू है, तो आप डायरेक्टली लिख दो के क्यू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज द वेरी बेसिक फॉर्मूला जो अभी तक हमने कैलकुलेट किया है। बट हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस कॉस थीटा को चेंज कर सकते हैं। आप ये वाला ट्राइंगल लो, ठीक है, दिस ट्राइंगल, दिस इज एक्स, दिस इज आर, दिस इज कैपिटल आर एंड दिस इज एंगल थीटा। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। क्या हो जाएगी, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस, बेस की वैल्यू एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर एक्स अपॉन आर, कुछ भी लिख सकते हो स्मॉल। अब एक्स अपॉन आर ले लो तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब हो जाएगा ना फॉर्मूला। ये आप डायरेक्टली आप कॉस थीटा की वैल्यू पुट करो और इसको और अच्छे से करते हैं तो ये हो जाएगा ई इक्वल्स टू के क्यू एक्स, और हम लोग इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्यूब है ना, तो की पावर 3/2। दिस इज आवर फाइनल फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप एक न्यूमेरिकल बोल दो या फिर
अलग से एक टॉपिक बोल दो। इसका जो रिजल्ट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा। आप एग्जाम में एक एक के लिए, जो बहुत ही यूनिवर्सल, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, बेसिक है, फंडामेंटल है, उनके रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए। लाइक रिंग, डिस्क, ये बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है, तो इनके रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। हाँ, एग्जाम में कुछ अलग से शेप आ जाता है, दैट इज़ नॉट वेरी नॉर्मल, वहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट ये जो बेसिक से जो नॉर्मल ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, उनके लिए हमें इनके रिजल्ट याद होने चाहिए। तो ये रिजल्ट हमें याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कुछ केसेस बन सकते हैं। क्या केसेस बन सकते हैं, देखो, हमने मान लिया कि जो x है ना, डिस्टेंस, सॉरी, हम लोग इसके सेंटर पे निकाल रहे हैं। फर्स्ट केस ले लेते हैं, सेंटर ऑफ द रिंग, मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग के सेंटर पे निकालना है। ये भी इसके एक्सिस का ही पॉइंट है यहाँ पे सेंटर पे। तो इस केस के लिए क्या होगा, ये जो x डिस्टेंस है ना, वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर हम लोग सेंटर की बात करें तो आप फॉर्मूले में पुट करो, जैसे ही आप x 0 रखोगे ना, यहाँ पे 0, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। तो बेसिकली एट द सेंटर ऑफ द रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। सेकेंड केस ले लेते हैं, जब हमारा x बहुत 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 ज़्यादा है, मतलब हम लोग रिंग से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द रिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग r को इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारा रिजल्ट आएगा E इक्वल्स टू, r को इग्नोर कर दो, मतलब x के कंपेरेटिवली r को आप इग्नोर कर लो, तो हो जाएगा KQX, और पीछे सिर्फ x स्क्वायर, तो XQ, तो आप ये हो सकता है KQ/x²। ये हमारा रिजल्ट बन जाएगा कब, जब हम लोग x को मानते हैं x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन r। अब r को इग्नोर कर दो x के कंपैरिजन में, r को 0 मान लो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² विच इज़ XQ। एक x कैंसिल हो जाएगा, KQ/x² हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसको हम लोग हटा देते हैं, आई थिंक ये हमें नहीं चाहिए। एक केस आता है हमारे पास, ठीक है, हमको फाइंड करना है कि हम लोग ये बात कर रहे थे ना कि रिंग है इसकी एक्सिस पे, तो एक्सिस पे कहाँ पे, कितने डिस्टेंस पे हमें वो पॉइंट मिलेगा जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम मिले, मतलब द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम, वो पॉइंट फाइंड करना है। तो जैसे ही मैक्सिमम आता है ना, तो हम लोग मैक्सिमा मिनिमा जो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा वो कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, DE, और हम लोग डिस्टेंस की बात करें कि किस डिस्टेंस पे, तो x DE dx विल बी 0, ठीक है। मैक्सिमा वाला पॉइंट ले लेते हैं। तो अब देखो इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में आप उसको करो डिफरेंशिएशन। तो अब ठीक है, इतना मैं डिफरेंशिएशन वगैरह यहाँ पे नहीं करने वाली, लेकिन इसका रिजल्ट आता है कि x इक्वल्स टू +-r/√2। इस डिस्टेंस पे हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द पॉइंट वेयर वी विल फाइंड द वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम, ठीक है। आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। अभी तक आपको डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इजीली डिफरेंशिएट हो सकता है, बिकॉज r इज कांस्टेंट हियर। तो आपको सिर्फ इसको लेके चलना, आप इजीली इसको कर सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे मिलेगा, r/√2। आप इस x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, तो वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हमें निकल जाएगी। निकाल देते हैं, चलो। E मैक्सिमम इक्वल्स टू KQ, x की जगह रखो r/√2, अगेन r² प्लस x² यानी r²/2, ये हो जाएगा की पावर 3/2। आप इसको कैलकुलेट करो, जो भी वैल्यू आएगी वो हो जाएगा हमारा E मैक्सिमम, ठीक है। तो इस टाइप से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और एक हमारा जो छोटा टॉपिक, सेकंड छोटा टॉपिक रहता है, वो रहता है क्या टॉपिक है, टॉपिक है हमारा मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, मतलब एक फील्ड लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, वहाँ पे हम लोग एक चार्ज पार्टिकल के मोशन को स्टडी करेंगे कि वो कैसे डेविएट होता है या वो कैसे उसका मोशन रहता है। तो लेट्स से कि हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, चार्ज पार्टिकल की बात करें ना, तो विल टेक इलेक्ट्रॉन।
तो हमारे पास सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास 2 चार्ज शीट्स है, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव और एक ले लेते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस टाइप से। सही लिया है क्या मैंने, ठीक है। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, तो हमने ले लिया क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में हम लोग ले लेते हैं वी नॉट, वी नॉट इसकी वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में हमने इसको कोई वेलोसिटी नहीं दी है, तो हम लोग ये लिख देते हैं, यहीं से लिखना स्टार्ट कर लेते हैं कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज वी नॉट एंड इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज 0। ओके, नाउ सी, अब ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो जो नेगेटिव चार्ज है ना वो पॉजिटिव प्लेट की जगह की साइड ज़्यादा डेविएट होगा ना, इस पर चार्ज नेगेटिव है, यहाँ हमने पॉजिटिव और नेगेटिव लिया है। अगर मैं उल्टा लेती तो कॉन्सेप्ट उल्टा होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव साइड जाएगा, तो मतलब इसका जो मोशन होगा ना वो ऐसे होगा ऐसे, मतलब ये इसके इनिशियल पाथ से, आप यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से, इनिशियल पाथ से थीटा एंगल पे डेविएट होगा, और इसी थीटा एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि ये इसके मोशन, मतलब नॉर्मली अगर ये चार्ज पार्टिकल नहीं होता, न्यूट्रल होता, तो ये सीधा सीधा जाता, लेकिन जब हम लोग चार्ज पार्टिकल लेते हैं तो वो अपने मोशन से डेविएट हो जाता है। कितने एंगल से डेविएट हो रहा है, थीटा एंगल से, चाहे आप यहाँ से ले लो थीटा ही होगा, ठीक है, थीटा एंगल से डेविएट हो जाता है। तो हमें इस थीटा एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, कितना डेविएट होता है, तो इतना डेविएट होता है, इसको वाई डायरेक्शन में डेविएट हो रहा है ऐसे, दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन, तो हम लोग इसको ले लेते हैं स्मॉल वाई। ओके, ये टोटल डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं एक्स, हो गया। चलो अब देखो आप जो इक्वेशन ऑफ मोशन है न्यूटन की, उससे क्या क्या निकाल सकते हो। तो इनिशियल वेलोसिटीज हमने लिख दी। अब हम लोग बात करते हैं एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो देखो एक्स डायरेक्शन में डेविएट नहीं हो रहा, कौन सी डायरेक्शन में डेविएट हो रहा है, वाई डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन होगा 0। अब वाई डायरेक्शन में हमें क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो आप देखो इस पार्टिकल पे ऊपर की साइड एक फोर्स लग रहा है, चार्ज पार्टिकल है ना, तो ऊपर की डायरेक्शन डेविएट करने के लिए ऊपर की साइड एक फोर्स लग रहा है, तो हम लोग लिख देते हैं फोर्स, और वो भी किसके वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है। तो F इक्वल्स टू ई, ये वाला फॉर्मूला हमें पता है, हमने पढ़ चुके इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही। तो F की जगह हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड एक्सीलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू ई, और यहाँ से आप AY निकाल सकते हो, विच इज़ ई अपॉन एम हो जाएगा। तो यहाँ से हमें y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन मिल जाएगा, विच इज AY इक्वल्स टू ई अपॉन एम, मिल गया। अब देखो आप क्या क्या वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं x डायरेक्शन में जितनी डिस्टेंस इसने ट्रैवल किए, दैट इज फॉर्मूला क्या होता है, Sx इक्वल्स टू UXT प्लस हाफ AXT², ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब देखो आप XX मतलब x डायरेक्शन में कितना है x टोटल, UX कितना है V0, टाइम t ले लेते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम, यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लग रहा है ना उतना ही यहाँ से यहाँ तक, मतलब जो डेविएशन है ना उसमें भी सेम टाइम लगेगा, ठीक है। टोटल एक तो इधर ट्रैवल करता है, एक इतना ट्रैवल किया, तो टाइम दोनों का सेम है। तो V0t प्लस हाफ AX 0 है, तो टोटल टर्म 0 हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू V0t। दिस इज द रिजल्ट नंबर 1। अब सेम हम लोग बात करते हैं SY के लिए, सेम फॉर्मूला लिख देते हैं, प्लस हाफ AYT²। ओके, SY कितना है, Y है, UY कितना है 0 है, हाफ AY कितना है हमने निकाला, ये रहा ई अपॉन एम इंटू T²। तो अब देखो यहाँ से आप T की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ से आपका T हो जाएगा x अपॉन V0, तो आप ये वैल्यू रख दो x² अपॉन V0², ये वैल्यू हो जाएगा हमारे पास y डायरेक्शन में कितना डेविएट होता है। तो आप हमारा फाइनल रिजल्ट तो हमें कितना डेविएशन होता है थीटा एंगल में निकालना है, लेकिन यहाँ पे हमको 3 रिजल्ट मिल जाएंगे। सबसे पहले x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, y डायरेक्शन में एंगल के साथ डेविएट कितना हुआ डिस्टेंस वाइज, तो वो हमारे पास यहाँ पे निकल जाएगा। अब देखो अब और फॉर्मूलाज क्या निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं Vx, जो फाइनल वेलोसिटी होती है ना हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है Ux प्लस AXT,
u प्लस ए टी होता है ना, तो ये वाला हो जाएगा। तो आप देखो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स विच इज़ वी नॉट एंड प्लस ए, ये वाला जीरो हो जाएगा, तो दैट इज़ जीरो, मतलब हमारे पास आ जाएगा वी एक्स इक्वल्स टू वी नॉट होगा। दिस इज़ आर रिजल्ट नंबर 2 ले लो या 3 ले लो, इसको 2 दे दो, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग वी वाई निकालते हैं, तो यू वाई कितना है 0, तो पीछे क्या बचेगा ए वाई कितना है ई अपॉन एम मल्टीप्लाई बाई टी यानी एक्स अपॉन वी नॉट, तो ये हो जाएगा ई एक्स अपॉन एम वी नॉट हो जाएगा। अब देखो दिस इज द केस एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, दिस इज वी एक्स वी वाई, या फिर आप ऐसे ले लो, ठीक है। और हम लोग इस डेविएशन की निकाल रहे थीटा, तो जो थीटा होता है ना हम लोग लेते हैं वी वाई अपॉन वी एक्स। ये चीज़ तो हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत बार डिफ्रेंशिएशन वाले केस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये वाई है, ठीक है, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स होता है। ऐसे थीटा निकाल सकते हैं, तो उसी टाइप से अगर हम लोग थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा वी वाई अपॉन वी एक्स, दोनों की वैल्यू हमारे पास है, पुट कर लो ई एक्स अपॉन एम वी नॉट अपॉन वी एक्स, यानी अगेन वी नॉट आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ई एक्स अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर। लेट मी चेक अगर हमारा रिजल्ट सही है तो। हाँ ठीक है, एकदम सही है रिजल्ट। तो यहाँ से आपको ये जो एंगल थीटा होता है ना दैट इज टेन थीटा, ये गड़बड़ होगी टेन थीटा, तो यहाँ पे भी आप टेन थीटा लिखो, ठीक है। थीटा हम लोग कब लिखते हैं, जब थीटा की वैल्यू बहुत कम होते हैं ना, व्हेन थीटा इज वेरी 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 लेस, सॉरी बहुत कम होता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग लिखता है कि टेन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू थीटा, ये वैल्यू होती है। हमने डायरेक्टली वो लिख दिया, अब चल जाएगा वैसे, लेकिन अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो तो आप टेन थीटा लिख सकते हो। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स ई एक्स अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर, दिस इज आर रिजल्ट। तो ये चीज़ हमें यहाँ फाइंड करनी थी। तो आई थिंक बहुत ही इजी सा है। अगर आपको ये जो न्यूटन्स फार्मूला के कॉन्सेप्ट पता है, इनके फार्मूलाज पता है, तो इस डायग्राम से ये चीज़ें निकालना बहुत ही इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे दो छोटे छोटे से टॉपिक थे जो हमने कंप्लीट कर लिए। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज़ न्यू टॉपिक, डिफरेंट टॉपिक। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तक ही पढ़ रहे थे, उसी के अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहले हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं ताकि बाद में हम लोग अच्छे से गॉस लॉ पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके एप्लीकेशंस भी बहुत सारे हैं। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा, अगर हम लोग उसमें गॉस लॉ स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत ही लंबा वीडियो होगा, बिकॉज मैं ट्राई करूँगी कि गॉस लॉ को कंप्लीट उसके एप्लीकेशन के साथ एक ही वीडियो में कवर कर लूँ। मे बी वो 2 घंटे का वीडियो, बट वो मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ, उसके बाद में हम लोग समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या बोल रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ फील्ड lines passing, number of field lines passing through the area vector in an electric field। तो क्या बोल रही है इसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू एन एरिया वेक्टर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, तो ये वही है जो हमने पढ़ चुके इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, जिसके बारे में हमें पता है दीज आर इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये चीज़ हमें पता है। नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो चेक कर सकते हो, नेक्स्ट इससे पहले वाला पासिंग थ्रू एरिया वेक्टर। हमें ये नहीं पता है कि एरिया वेक्टर, वैसे तो पता होना चाहिए लेकिन नहीं पता है, तो इसको हम लोग समझेंगे इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एरिया वेक्टर क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ 2D सरफेस, इस टाइप से शीट ले लो, 2D का मतलब शीट ले लो, कोई भी आप रेक्टेंगुलर स्क्वायर शीट ले लो, डिस्क ले लो, कुछ भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो 2D। तो हमने ये शीट ले ली, ठीक है। या फिर हम लोग इसको अंदर से नहीं फिल करते, हमें फील्ड लाइंस दिखानी है, तो हम लोग इसको सिंपली ऐसा लेते हैं।
ठीक है। अब एरिया वेक्टर का मतलब है कि ये जो हमने सरफेस लिया है ना 2D सरफेस, दिस इज अ 2D सरफेस, हम लोग पहले 2D सरफेस की बात कर रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा ये वाला है ऐसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई हैंड, दिस इज अ 2D सरफेस, इसके परपेंडिकुलर आउटसाइड या फिर सॉरी आउटवर्ड्स या इनवर्ड्स दोनों जो वेक्टर होंगे ना वो हमारे क्या होंगे, एरिया वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन, ऐसे कुछ है। तो अगर मैं ये हमने ले लेते स्क्वायर ले लेते हैं ए साइड का, अगर मैं बात करूँ इसका एरिया वेक्टर, ठीक है, एरिया वेक्टर, तो क्या होगा, सबसे पहले तो इसका एरिया विच इज ए स्क्वायर एंड एरिया वेक्टर, वेक्टर का मतलब इसके साथ हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक डायरेक्शन होनी चाहिए। तो वो डायरेक्शन होगी इसके सरफेस के परपेंडिकुलर, इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स दोनों ही करेक्ट है, दोनों डायरेक्शन हो सकती है। तो ये एक्स वाई प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, के वाला, के कैप, या फिर जेड डायरेक्शन जो बोलते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर के कैप या फिर ए स्क्वायर माइनस के कैप। आउटवर्ड्स एंड इनवर्ड्स बोथ आर करेक्ट, ठीक है, जब हम लोग 2D सरफेस की बात कर रहे हैं तब। अगर मैं 3D सरफेस की बात करूं, वैसे मैं आपको बता दूं कि 2D सरफेस को हम लोग बोलते हैं ओपन सरफेस और 3D को बोलेंगे क्लोज सरफेस। अगर मैं 3D की बात करूं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत आवाज आ रही है। दिस इज द सरफेस, हम लोग इस सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस सरफेस की। तो यहाँ पे क्या होता है 3D सरफेस में, सिर्फ हमें बात वही की वही, हमें उस सरफेस के परपेंडिकुलर वाला वेक्टर लेना है। तो अगर ये x, अगेन ये y है, इसके परपेंडिकुलर यानी ऐसा लेना है तो सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड वाला होगा, इनवर्ड हमें इस लूप के अंदर नहीं जाना है, सिर्फ इसकी आउटवर्ड डायरेक्शन हमें लेनी होगी। यहाँ पे प्लस के कैप या माइनस के कैप दोनों राइट नहीं होगा, जो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में शो कर रहा है ना ये इस डायरेक्शन में, अब ये चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वैसे इस केस में ये हाँ पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर पॉजिटिव के कैप। अगर मैं लेती हूँ ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, तो यहाँ पे आउटवर्ड्स यानी बाहर वाला सिर्फ ये वाला होगा, अंदर हमें इस क्लोज्ड जो भी सरफेस होगा उसके अंदर जाने वाला वेक्टर नहीं लेना है, सिर्फ आउटवर्ड्स बाहर की साइड जो आ रहा है ना परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द आउटसाइड डायरेक्शन वो वेक्टर लेना है। तो आपको एरिया वेक्टर समझ में आ गया है। जो भी हमारा सरफेस है 2D सरफेस है तो उसके सरफेस के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में इनवर्ड आउटवर्ड दोनों काउंट होंगे, और अगर हम लोग 3D सरफेस की बात करें तो सरफेस के परपेंडिकुलर आउटसाइड डायरेक्शन वाला वेक्टर हमें काउंट करना है। दिस इज आवर एरिया वेक्टर। तो बेसिकली अब हमारी डेफिनेशन क्या हो गई कि ये हमने ले लिया 2D वाला ही कंसीडर करके चलते हैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है, लेट्स से दिस इज आवर सरफेस, इस टाइप से, ठीक है, दिस आर सरफेस 2D सरफेस है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग, इससे जो फील्ड लाइंस पास हो रही है, ठीक है, इस टाइप से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर है, ठीक है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मतलब अगर हमारा सरफेस ऐसा है ना तो ऐसे निकलनी चाहिए फील्ड लाइंस, ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में निकलनी चाहिए। अगर वो चलो हम लोग अलग अलग केसेस करेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारा एरिया वेक्टर का मतलब है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होनी चाहिए। सो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर का मतलब है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पासिंग थ्रू द इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ऑब्वियसली बात है जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना तभी वहाँ पे फील्ड लाइंस बनेगी, और वो फील्ड लाइंस कैसे पास करनी चाहिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी एरिया वेक्टर के थ्रू पास होनी चाहिए। तो ये जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है ना वो हमारा फ्लक्स को डिफाइन करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर मैं यहाँ बताऊँ 2 फील्ड लाइंस पास करिए, फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं फाई से, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है 2 हो रही है। इन जनरल बता रही हूँ, अगर यहाँ पे 3 होती इस टाइप से तो ये फाई कितना हो जाता 3 हो जाता। तो बेसिकली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया वेक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्वाइट कॉमन, क्वाइट क्या बोलूँ मैं उसको, मतलब आप समझ सकते हो इजीली कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी हमारे पास फील्ड लाइंस होगी, ठीक है ना, क्वाइट ऑब्वियसली। तो मतलब ये बहुत ही ऑब्वियस है कि जब फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास प्रेजेंट होगा तभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से पास करनी चाहिए, एरिया वेक्टर से, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बोथ आर सेम। तो ये हमारा डेफिनेशन बोलती है। यहाँ तक आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं बात करती हूँ कि जो फाई है ना इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है ई, यानी
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट ए यानी एरिया वेक्टर, या फिर ई ए कॉस थीटा। दिस इज आवर फॉर्मूला। ये ले लो, ये ले लो। अब ये फॉर्मूला कैसे आया तो आप देखो, ये डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी प्रोपोर्शनल है, एरिया वेक्टर के भी प्रोपोर्शनल है, थीटा के भी प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते हैं तो फाई बढ़ना चाहिए, और एरिया को बढ़ाते हैं तो भी फाई बढ़ना चाहिए, दोनों पे डिपेंड करे। तो आप देखो मेरे पास ये एक सरफेस है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाया। इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाना मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना वो ज़्यादा डेंस होगी, एक दूसरे के ज़्यादा पास होगी। ये चीज़ हम लोग सब पहले पढ़ चुके हैं। तो अब मैंने ऐसा ले लिया, ठीक है, इस टाइप से एकदम पास पास में। तो आप देखो कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते हैं ना तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा उस एरिया से पास हो जाती है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा रहे हैं मतलब जो फील्ड लाइंस है ना वो बहुत ही डेंस हो जाती है, एक दूसरे के एकदम पास में आ जाती है। तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उस एरिया को पास करती है ना वो भी बढ़ जाती है। इसीलिए फाई हमारे किसके प्रोपोर्शनल है, ई पे, बिकॉज हम लोग जब ई को बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी इंक्रीज होती है, एंड नंबर ऑफ फील्ड लाइन इंक्रीजेज विच मीन्स phi is also increasing, that is flux is also increases because number of field lines है वही flux को show करती है। so that is obvious। second thing is area। अगर मैंने ज़्यादा बड़ा एरिया लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी ज़्यादा निकलेगी इससे, ठीक है ना। अगर मैं एरिया को बढ़ाती हूँ तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी उससे ज़्यादा कवर होगी ना, ज़्यादा बड़ा एरिया लिया ज़्यादा फील्ड लाइंस आएगी, छोटा एरिया होगा कब फील्ड लाइंस आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं भी करें तब भी, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड कर रहा है, एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमारे पास ये फॉर्मूला आया है। बात करें अगर हम लोग थीटा की, तो देखो जो फाई होता है ना, बेसिकली यहाँ पे थीटा अलग से कॉन्सेप्ट नहीं, फाई जो बेसिकली डिपेंड करता है ना वो ई कॉस थीटा पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड की बात करें तो हमने ये हमारा एक सरफेस ले लिया, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा है, ठीक है, इस टाइप से। तो अगर मैं, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, इस टाइप से, लेकिन मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो चलो ये हो गई, लेकिन जो मेरा एरिया वेक्टर है वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी ऐसे ही होगा, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। इसमें पैरेलल दिख रहा है लेकिन ऐसे बाहर की तरफ है, इस टाइप से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एक एंगल हो जाएगा। तो लेकिन हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होगा, चलो इसको छोड़ो, ये चीज़ आपको समझ में आई कि एरिया वेक्टर ऐसे होगा हमेशा परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कुछ ऐसे मिल रहा है इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट ये पैरेलल वाला विच इज़ ई कॉस थीटा, और एक हो जाएगा ई साइन थीटा। तो जो ई साइन थीटा है वो तो सरफेस के पैरेलल हो गया, तो ये वाला काउंट ही नहीं होगा, बिकॉज हम लोग सरफेस के परपेंडिकुलर वाला ही एरिया वेक्टर ले सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होगा वो कौन सा होगा, ई कॉस थीटा। और यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एरिया वेक्टर, ये वाला एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो इसके हमेशा दोनों एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, ए और ई, इसीलिए हम लोग ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट कंसीडर करते। ई साइन थीटा तो ऐसे हमारा फील्ड है ना, तो ई साइन थीटा ऐसे जा रहा है पैरेलल, विच विल बी नॉट काउंटेड। हमें इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चाहिए जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के साथ में हो, तो इसलिए कॉस थीटा वाला कंपोनेंट यानी थीटा वाला कंपोनेंट भी आता है। तो ये हमने बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन वगैरह पढ़ ली, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके कुछ छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स, जहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखो हमने लिया है एक शीट, स्क्वायर शीट ले लो, साइड ले लो ए। अब इसमें फील्ड लाइंस पास हो रही है इसके पैरेलल। पैरेलल का मतलब समझ रहे हो आप, कि मतलब ऐसे मेरा पेपर है और ऐसे ही लाइंस पास हो रही है, ठीक है। पेपर के पैरेलल, उसके प्लेन से ही पास हो रही है, ऐसे पेपर है, ऐसे ही फील्ड लाइंस पास हो रही है, ऐसे नहीं पीस पास हो रही है परपेंडिकुलर, इसके पैरेलल ही पास हो रही है। दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब मैं बात करूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया। अब हमारा जो एरिया वेक्टर है दैट इज कंफर्म कि वो क्या होगा, पैरेलल, मतलब परपेंडिकुलर, बाहर की तरफ, इस टाइप से। तो ये मेरा एरिया वेक्टर है, फील्ड लाइंस ऐसे, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना मिल रहा है,
90 डिग्री बनेगा ना। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि वी हैव अ स्क्वायर शीट ऑफ साइड ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ शीट, मतलब जो हमारा शीट है ना उसके पैरेलली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर शीट, हमें ये कैलकुलेट करना है, फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, और एरिया वेक्टर तो हमेशा परपेंडिकुलर ही आने वाला है, चाहे आप अंदर लो चाहे बाहर लो परपेंडिकुलर आएगा। तो आप देखो एक ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर ऐसे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा ना, ऐसे ऐसे सीधा सीधा। मैं इसको यहाँ पे बोर्ड पे नहीं दिखा सकती, लेकिन आप इस चीज़ को विजुलाइज करो। आपकी फील्ड लाइन्स ऐसे इस टाइप से मैं बना देती हूँ, चलो ऐसे फील्ड लाइन्स है और ऐसे एरिया वेक्टर है, तो बीच का एंगल कितना आएगा 90 डिग्री। और हमारा फॉर्मूला क्या है, फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। कॉस थीटा ई ए की वैल्यू नहीं पता, कॉस कितना है 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है 0, तो मतलब फाई की वैल्यू क्या होगी 0। तो बेसिकली जब भी हमारे पास ऐसा केस आता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लेन के पैरेलल हो, मतलब जो प्लेन होगा ना, शीट का जो प्लेन होगा उसी प्लेन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी पास हो रही है, तो उस केस में हमेशा हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी 0, बिकॉज केस में हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड एरियल वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री आते ही फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि हमारे पास एक लूप है जिसका एरिया भी गिवन है कुछ इस टाइप से। सी आपको मेरा हाथ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इस टाइप से हमारा लूप है, फील्ड लाइंस निकल रही एग्जैक्टली ऐसे ही, और इसके सेंटर से एकदम, क्योंकि हमें पता है हमें फील्ड लाइंस का हम लोग कुछ नहीं बोल सकते कि कैसे जा रही है, लेकिन हमें एरिया वेक्टर का कंफर्म है कि दैट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटसाइड और इनवर्ड्स टू द प्लेन, अगर हम लोग 2D सरफेस की बात कर रहे हैं तो अगर हम लोग 2D सरफेस लेते हैं कि कुछ इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से मेरा लूप है, यहाँ से परपेंडिकुलर क्या जा रहा है एरिया वेक्टर जा रहा है, और ये ऐसे जा रही है एकदम पास करती हुई क्या जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखो फॉर्मूला क्या बोलता है, फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। ई और ए दोनों की वैल्यू गिवन है, ई इज 10 ए इज 20। कॉस थीटा हमें पता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखो हमें जो एंगल गिवन है ना वो क्या गिवन है, इस लूप के प्लेन, मतलब लूप ऐसे ना, लूप का प्लेन मतलब ये वाला प्लेन, लूप का प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये वाला एंगल गिवन है। हमें एंगल कौन सा चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। तो आपको पता है कि ये ऐसे, देखो मैं ड्रॉ भी कर रही हूँ, ये ऐसे हमें क्या दिया हुआ है, प्लेन है, ये लूप का प्लेन है। लूप का प्लेन का मतलब है पैरेलल, वही चीज़, ठीक है, वही वाला प्लेन। तो ये हमारा लूप है, ये इसके पैरेलल प्लेन है, और ऐसे हमें दिया हुआ है क्या, दिस एंगल इज 60 डिग्री। ये ऐसे क्या होता है हमारा एरिया वेक्टर। तो हमें एंगल चाहिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। तो हमें पता है कि टोटल एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये और ये टोटल एंगल, ये जो बीच का एंगल है ना, ये कितना होना चाहिए 90 डिग्री, लेकिन इसमें से 60 डिग्री हमें गिवन है, तो पीछे हमारा थीटा कितना बचेगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 30 डिग्री, यानी 200 इंटू कॉस 30 डिग्री, 200 इंटू कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो ये हो जाएगा, सही लिखा है ना, 200 कॉस थीटा √3, तो 100√3 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे प्लेन की बात करी है। हमें सिर्फ एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि ये जो एंगल थीटा होगा ना, दिस एंगल थीटा इज़ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, एंड एरिया वेक्टर विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर ये चीज़ पता, आप एंगल इजीली निकाल सकते हो। ये प्लेन का एरिया है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली बात है बीच का टोटल एंगल 90 डिग्री है, लेकिन हमें ये एंगल दिया हुआ 60 डिग्री, तो पीछे कितना बचा 30 डिग्री। तो ये चीज़ आप अगर समझ में आ गई तो आप इजीली इस चीज़ को कर सकते हो। अभी हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एक है हेमिस्फेयर,
ठीक है। हेमिस्फेयर मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, 3D सरफेस की बात कर रहे हैं। थोड़ा अच्छा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज आवर हेमिस्फेयर। यहाँ पे ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस E। रेडियस ले लो R। फाइंड द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस। क्वेश्चन में हमें फ्लक्स फाइंड करना है, लेकिन किसके थ्रू, ये जो कर्व्ड सरफेस है ना, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, इसके थ्रू कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। दिस इज अ न्यू टाइप का क्वेश्चन। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादा एंगल को लेके थे, बिकॉज हमको समझना ज़रूरी था कि एंगल कैसे कैलकुलेट करना है। नाउ दिस क्वेश्चन इज अबाउट द सरफेस, कि अगर आपको कोई शेप दे रखा है, पर्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक सरफेस से फ्लक्स निकालना है तो आपको कैसे निकालना है, तो ये क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चन में देखना है कि नंबर ऑफ सरफेसेस कितने हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, पहला सरफेस ही है, दिस इज द सर्कुलर सरफेस 1 एंड दूसरा है ये कर्व सरफेस 2। हमारे पास दो ही सरफेस है, हेमिस्फेयर है, एक सरफेस हो गई आगे वाला सर्कुलर और एक ये पीछे वाला कर्व, दो ही सरफेस होंगे तो हमें दोनों से निकालना है। और टोटल सरफेस, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स का मतलब है इनपुट प्लस आउटपुट। तो जब भी हम लोग क्लोज्ड सरफेसेस की बात करेंगे ना, ये क्लोज्ड सरफेसेस होते हैं, तो वहाँ पे टोटल फ्लक्स होता है 0, बिकॉज जितना अंदर लाइंस एंटर करती है ना उतना ही बाहर निकलती है। फाई इनपुट इक्वल्स टू फाई आउटपुट, ठीक है। नंबर ऑफ लाइंस जितना एंटर करेगी ना उतनी ही नंबर ऑफ लाइंस वहाँ से एग्जिट करेगी। तो इनपुट और आउटपुट बराबर होते हैं। अब जितना एंटर कर रही है उतना ही एग्जिट कर रही है, दोनों इक्वल हो गया और दोनों की डायरेक्शन, सॉरी, एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी, एक इनपुट है एक आउटपुट है। वो आपको आगे जब एंगल का लेंगे तब समझ में आ जाएगा कैसे नेगेटिव पॉजिटिव हो रही है। तो इसीलिए हमारा टोटल फ्लक्स क्या हो जाता है, 0 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले निकालती हूँ कि सरफेस 1, इसको S1 ले लेते हैं, सरफेस S1, इससे कितनी लाइन्स पास हो रही है, फाई निकालना है। तो फाई थ्रू S1 इक्वल्स टू E A cos थीटा, सिंपल सा है। E हो गया ए मतलब इसका एरिया कितना हो जाएगा, दिस इज अ सर्कुलर पार्ट, एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखो एंगल, ई की डायरेक्शन है ऐसे, ये एक 3D सरफेस है। 3D सरफेस में मैंने आपको बताया था कि जो एरिया वेक्टर होगा ना हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, उस सरफेस के अंदर की साइड जाने वाले डायरेक्शन में नहीं होगा। तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा लेकिन अंदर की साइड नहीं होगा। ये वाला क्लोज्ड एरिया पीछे से इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया ऐसे, एरिया वेक्टर हो गया ऐसे, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ ना, एक दूसरे के ऑपोजिट। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, cos 180 माइनस होता है माइनस का E पाई आर स्क्वायर, ये रिजल्ट हमको मिल जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था ना अभी कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है। जब हम लोग इनपुट की बात करते हैं ना तो ये 180 डिग्री बनता है, जब आउटपुट की बात करें तो 0 डिग्री बनता है। तो एक नेगेटिव हो जाता है, दूसरा पॉजिटिव हो जाता है, सम करके टोटल फ्लक्स कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास सरफेस S1 से निकल गया। अब देखो, जब मैं बात करूँ इस कर्व सरफेस से निकालना, तो यहाँ पे निकालना मुश्किल है अगर मैं फॉर्मूला वाइज बात करूँ तो। क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर हर पॉइंट के लिए अलग अलग होगा। ऐसे कर्व्ड एरिया है, ठीक है, यहाँ पे एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर, यहाँ होगा तो सीधा ऐसे परपेंडिकुलर होगा, यहाँ होगा तो ऐसे परपेंडिकुलर होगा। तो हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग होगी फॉर ए कर्व्ड सरफेस। अगर मैं कर्व्ड सरफेस, प्लेन सरफेस है तो मुझे पता है बस एग्जैक्टली एक डायरेक्शन होगी बाहर की साइड, लेकिन कर्व्ड सरफेस होगा ना तो हर पॉइंट के लिए अलग अलग एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो वहाँ पे हमें इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हम लोग थीटा फाइंड नहीं कर पाते, हर एक पॉइंट के लिए कैलकुलेट करने नहीं बैठ सकते। तो हमारे पास क्या आता है, हमको पता है कि टोटल फ्लक्स फाई टोटल इक्वल्स टू सर्फेसेस तो दो ही है, कितना, फाई S1 प्लस फाई S2, इसको S2 ले लो, दो ही है तो आप यहाँ से निकाल दो फाई S2, यानी S2 सरफेस है जो कि है कर्व सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स इक्वल्स टू फाई टोटल माइनस फाई S1 हो जाएगा। फाई टोटल कितना है, 0, माइनस S1 वाला निकाला कितना, E पाई आर स्क्वायर। तो आप इसको कैलकुलेट करो, इजीली निकल जाएगा S2 इक्वल्स टू प्लस का E पाई आर स्क्वायर एंड दैट विल बी द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस। तो आपको टोटल फ्लक्स पता है तो आप इजीली ऐसे निकाल के ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो। आई थिंक ये सबको समझ में आना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
अब इसी टाइप से देखो, अभी हमने जो सरफेस लिया ना दैट वाज वेरी सिमेट्रिक सरफेस, हमको पता है कि ये सिमेट्री है। अब हम लोग एक थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म टाइप का स्ट्रक्चर लेते हैं, वहाँ पे चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। तो सरफेस कुछ इस टाइप से है, ठीक है। इस सरफेस की रेडियस हम लोग ले लेते हैं स्मॉल a, इसकी सरफेस ले लेते हैं स्मॉल b, ठीक है। टोटल लेंथ ले लो आप l। अब मैं बात करूँ नंबर ऑफ सरफेसेस, तो एक सरफेस है, इसको हम लोग S1 ले लेते हैं, इसको हम लोग S2 ले लेते हैं, और ये जो कर्व्ड है, ठीक है, दिस इज कर्व, ये कुछ ऐसे है, मैं इसको स्ट्रेट बना दिया, आप इसको ऐसे लिख कर सकते हो अगर कर्व लेना है, थोड़ा ऐसे, ठीक है, इस टाइप से। तो दिस इज आवर सरफेस S3 है, S2 ले लिया, S3। तो टोटल हमारे पास 3 सरफेसेस है, S1, S2 एंड S3। अब हमें इन तीनों सरफेसेस के थ्रू क्या निकालना है, फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी है कि तीनों सरफेसेस से अलग अलग कितना होगा, 5S1, 5S2 एंड 5S3, ठीक है। इसका रेडियस A, इसका रेडियस B। नाउ सी, सबसे पहले हम लोग S1 की बात करते हैं। S1 EA cos थीटा होता है, ये इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप ले लो, इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जा रही है। तो अब यहाँ पे देखो सेम वही कॉन्सेप्ट है, एरिया कितना हो जाएगा E, और सर्कुलर पार्ट है ना ये वाला, तो ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। कॉस थीटा कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर आउटसाइड होगा, एक 3D सरफेस है तो यहाँ पे हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो कॉस थीटा अगेन क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, माइनस का E पाई ए स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम लोग S2 से निकालते हैं 5S2, अगेन EA cos थीटा, E की वैल्यू सेम है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, बाहर निकल रही है ना, ये एंटर करी उतनी ही बाहर निकलेगी, जितनी एंटर करी उतनी बाहर निकली। यहाँ पे E की डायरेक्शन ये हो गई, और इलेक्ट्रिक जो एरियल वेक्टर होगा वो भी आउटवर्ड बाहर की साइड में होगा, आउटवर्ड बाहर की डायरेक्शन में होगा, ऐसे ये होगा एरिया। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो बीच का एंगल क्या होगा 0। देखो ये चीज़ 3D सरफेस में याद रखना कि हमेशा आउटवर्ड होता है, बाहर की साइड, अंदर की साइड नहीं होगा। इसके लिए इधर था, इसके लिए इधर था, बिकॉज बीच में से ये पैक है, दिस इज अ क्लोज्ड सरफेस, ठीक है ना। तो एंगल कितना हो जाएगा, एरिया देखो पाई बी स्क्वायर हो जाएगा, इधर बी है रेडियस, एंड कॉस 0, तो दिस इज E पाई बी स्क्वायर हो जाएगा। अब नाउ सी, यहाँ पे टोटल फ्लक्स इज 0, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें ये चीज़ देखना है कि जितना हम लोग इसको या तो लिखें कि फाई टोटल इक्वल्स टू 0, या फिर हम लोग लिख सकते हैं फाई इनपुट इक्वल्स टू फाई आउटपुट, हो सकता है फाई इनपुट इक्वल्स टू फाई आउटपुट। इनपुट कितनी है, देखो यहाँ पे इनपुट सरफेसेस 2 है, आउटपुट सरफेस 1 है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे S1 सरफेस जो है वो इनपुट है, एंटर कर रही है, S3 के अंदर भी एंटर कर रही है, लेकिन S2 से क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। तो ये दोनों सरफेस क्या होंगे, ये दोनों सरफेस ये और ये हो जाएंगे इनपुट, और ये हमारा आउटपुट, बिकॉज सिर्फ यहीं से बाहर निकल रही है, बाकी दोनों में तो एंटर कर रही है, हो जाएगा। तो इनपुट मतलब 5S1 प्लस 5S3, और आउटपुट मतलब 5S2 हो गया। इस टाइप से आप लिख सकते हो। अब देखो 5S1 की वैल्यू मुझे पता है, क्या 5S1 की वैल्यू मुझे पता है, दैट इज माइनस का E पाई ए स्क्वायर, प्लस 5S3 की वैल्यू नहीं पता और निकाल भी नहीं सकते, बिकॉज कर्व सरफेस से हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग होगी, तो ये हो जाएगा नहीं पता। और 5S2 हमें पता है E पाई बी स्क्वायर। अब आप इजीली कैलकुलेट कर लो, 5S3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा E पाई बी स्क्वायर प्लस का E पाई ए स्क्वायर, एम आई राइट, ठीक है। 5S1 प्लस S3, S1 कितना आ रहा है माइनस का E पाई एस स्क्वायर प्लस 5 और ये हो जाएगा E पाई बाई सो, तो 5S3 की वैल्यू निकालनी है, तो E पाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ना, उससे हो जाएगा कॉमन ले लो, क्या कॉमन है, E और पाई कॉमन निकल रहा है, पीछे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो दिस विल बी आवर रिजल्ट। सो द फाइनल क्वेश्चन इज, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अभी तक हमने जितने भी केसेस लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट लिया है, यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड को ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्यूब है, ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, सॉरी, लेकिन ये क्यूब है,
तो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी, हम थोड़ा सा इसको पास में बनाते हैं ताकि थोड़ा सा जस्टिस हो सके, ठीक है। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, द क्यूब ऑफ साइड ए, एंड दिस इज डिस्टेंस ए, एंड अगेन जो साइड है वो हमारी ए है। और यहाँ पे हमको गिवन है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो हमारा वेरिएबल है, दैट इज ई नॉट विच इज अ कांस्टेंट, एक्स इज द डिस्टेंस एंड आई कैप, ठीक है। आई कैप मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो इसी डायरेक्शन में, इस टाइप से। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब, कि फ्लक्स से टोटल फ्लक्स कितना है इस क्यूब से निकलने वाला वो हमें फाइंड करना है। देखो जब भी टोटल फ्लक्स की बात आ जाए ना, या तो आप सारे सरफेसेस को लेके चलो, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ सरफेसेस ज़्यादा है तो हम लोग लेके चलेंगे इनपुट फ्लक्स एंड आउट फ्लक्स। तो बेसिकली हमारा जो टोटल फ्लक्स है ना, मतलब जिस क्यूब से निकलना टोटल, दैट विल बी फाई इनपुट प्लस फाई आउटपुट। अब जैसे कि हमने बताया था कि हमारा फाइनल जो टोटल फ्लक्स है वो तो जीरो होना चाहिए, अभी तक हमने यही पढ़ा ना, बिकॉज इनपुट एंड आउटपुट एक दूसरे के पॉजिटिव होते हैं। तो अगर इनपुट नेगेटिव होगा, ये प्लस होगा, दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, बिकॉज पहले वाले जितने भी केसेस थे वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ वेरी हो रहा है। देखो एक्स आ रहा है, एक्स है ये वाले डिस्टेंस, अगर यहाँ पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, इसलिए यहाँ पे टोटल फ्लक्स जीरो नहीं होगा। और नहीं होगा तो कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग निकाल देते हैं फाई इनपुट कितना एंटर कर रहा है, इसी डायरेक्शन में एंटर कर रहा है ना, आई की डायरेक्शन में। देखो अगर मैं सरफेसेस के लिए भी निकालूँ ना, कि सारे सरफेसेस के लिए निकालूँ, तो आप देखो अगर मैं इस सरफेस और नीचे वाले सरफेस के लिए बात करूँ तो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, ये ई है, इसका एरियल वेक्टर जो होगा ना, एरिया वाला वेक्टर वो ऊपर आएगा, तो ई और ई के बीच, ए के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा। तो वो वैसे ही उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इन दोनों फ्लक्स के लिए तो वो वैसे ही जीरो हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग ये फ्रंट वाला और ये साइड वाला, मतलब ऐसे है, इधर से एंटर कर रही है, इधर से बाहर निकल रही है, इन दोनों के लिए हम लोग काउंट कर रहे हैं। इनपुट की बात करेंगे, क्या आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा होगा। ई की वैल्यू कितनी है, ई नॉट एक्स, एक्स कितना होगा, देखो हम लोग इस सरफेस के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा होगा ना सरफेस, उसके लिए ये लाइन दिख रही है, बट आपको इसको इमेजिन करना है, ये 3D सरफेस है, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक सरफेस है जिसपे ये एंटर कर रहा है। तो इसके लिए डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस होगी एक्स, यानी ये सरफेस कितने डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पे, तो ये हो जाएगा ई ए। एरिया कितना हो जाएगा इसका, एरिया हो जाएगा, सरफेस का एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसे होगा, ई ऐसे, और सरफेस के आउटवर्ड डायरेक्शन में जो जाएगा वो एरियल वेक्टर होगा, मतलब ऐसे होगा, एक दूसरे से कितना 180 डिग्री, तो हो जाएगा कॉस 180 डिग्री। तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का ई नॉट ए क्यूब हो जाएगा। चलो ठीक है, अब मैं बात करती हूँ फाई टू की, जो कि हो जाएगा, सॉरी फाई टू बोल दो या आउटपुट, जो कि निकलने वाला आउटपुट, मतलब यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगी, लाइंस निकलेगी ना, वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो कितना होगा, अगेन फॉर्मूला इज ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। ई कितना, ई नॉट एक्स, एक्स देखो अब ये सरफेस था, अब ये इसका लास्ट वाला सरफेस है, तो a प्लस ए, 2a डिस्टेंस हो जाएगी, तो हो जाएगा 2a। एरिया अगेन इज ए स्क्वायर, यहाँ पे एंगल कितना होगा, ये ई है और एरियल वेक्टर भी यहाँ पे, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। तो बेसिकली हमें मिल जाएगा 2e नॉट ए क्यूब हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू। अब हमें बस फाइनल टोटल जो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, माइनस ई नॉट ए क्यूब प्लस का 2e नॉट ए क्यूब। तो रिजल्ट में हमको मिल जाएगा क्या, ई नॉट ए क्यूब पॉजिटिव का। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा। तो इस टाइप से अगर आपके पास वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हो ना, तो वहाँ पे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग
आज का टॉपिक यहाँ पे एंड करते हैं। हमने फ्लक्स के जो बेसिक डिटेल्स होते हैं वो सारी पढ़ ली, उसके ऊपर जो छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं वो भी कर ले, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि एक्चुअली फ्लक्स कैसे वर्क करता है, किस टाइप से आपको एंगल लेना है, किस टाइप से आपको सरफेसेस लेनी है, इनपुट आउटपुट लेनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर हो जा रही है। इसके ऊपर अगर आपको और भी न्यूमेरिकल मिलते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में चेक करना, मैं भी चेक कर लूँगी। और कोई ऐसा लगता है कि नहीं दिस इज़ लाइक वेरी डिफरेंट, थोड़ा सा अलग केस है, तो आप डेफिनेटली ट्राई करना, नहीं होता है तो मुझे बताना। और इसके आगे फिर हमारा टॉपिक बचता है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ काफ़ी बड़ा टॉपिक है। देखो पहले हमको गॉस लॉ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, देन उसकी एप्लीकेशंस है, मतलब बहुत सारे डेरिवेशंस है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग एक सिंगल वीडियो में लाइक वन शॉट हम लोग वो पूरा टॉपिक कवर करें, बिकॉज थोड़ी सी फ्लुएंसी रहेगी उसी टॉपिक की। हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब दूसरे टॉपिक, देखो पहली चीज़ तो ये है कि मैंने ऑलरेडी लेट किया है थोड़ा सा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए, तो मैं उस पर्पज़ से भी लेके चल रही हूँ कि हम लोग एक ही वीडियो में कर लेंगे तो आप लोगों को समझने में भी ईजी आएगा, बिकॉज एक वीडियो आता है फिर 2 दिन बाद आता है, तो वही टॉपिक अगर हम लोग एक ही में कवर कर देना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और दूसरा जल्दी भी हो जाएगा, बाकायदा अगर देखा जाए तो उसके 2 से 3 वीडियो बन सकते हैं, बट हम लोग एक वीडियो में ट्राई पूरी करेंगे कवर करने की। तो ठीक है, अभी तक यहीं रखते हैं। अभी तक जितने भी टॉपिक्स कवर है उनके न्यूमेरिकल्स बिल्कुल आप करना, प्रीवियस ईयर की पेपर चेक करना, जहाँ से भी आपको मिलते हैं बुकलेट्स वगैरह, कोचिंग वगैरह की, वहाँ पे सबसे ट्राई करना। देन हम लोग जो आपका वो कर लेना, उसके बाद हम लोग तो जो भी नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें गॉस लॉ को ट्राई करेंगे कि पूरा का पूरा उस वीडियो में कवर कर लें। तो तब तक के लिए थैंक यू।